बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर का सबसे पहले हमने जो है थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, हिस्ट्री पर हमने बात करी कि किस तरह का थॉमस मॉडल ऑफ एटम था। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम किस तरह का पेश किया था, फिर उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उन पर हमने बात की। फिर हमने बात की इस चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स थ्योरी। हमने देखा 1913 में नील बोहर ने एक मॉडिफाइड वर्जन दिया जी, यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जो उसमें फॉल्ट आ रहे थे उस फॉल्ट को जो है उसने काउंटर किया और उसके रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और अपना एक मॉडल ऑफ एटम पेश किया, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स हमने पढ़े। और फिर इन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने तीन अहम डेरिवेशंस की हैं। पहली हमने जो डेरिवेशन की थी वो थी हाइड्रोजन एटम के रेडियस की, और दूसरी हमारी डेरिवेशन थी जो आपके हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी की, और तीसरी डेरिवेशन थी हमारे पास वेव लेंथ की। तो हाइड्रोजन एटम में जब ये जो फोटोन इमिट होता है उस फोटोन का जो वेवलेंथ है उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। उसके बाद हमने बात की स्पेक्ट्रम पर कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उसकी हमने दो टाइप्स देखी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। फिर जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो दो किस्म का होता है, एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। और फिर स्पेक्ट्रम का मैंने आपको वजह बताई। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है, तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को हम जरा और एक दफा और थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए, मैंने स्पेक्ट्रम आपको क्या बताया जी कि अगर आप मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक प्रिज्म है, और अगर आप प्रिज्म में से सपोज करें जी व्हाइट लाइट को, ये कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, सूरज से निकलने वाली रोशनी, बल्ब से निकलने वाली रोशनी, इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारते हैं तो सामने आपको 7 कलर्स नजर आएंगे। ये सामने स्क्रीन है जी, स्क्रीन पर आपको 7 कलर्स नजर आएंगे। सबसे पहले आपके पास होगा नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। ये 7 कलर्स आपको नजर आएंगे। अब ये जो 7 कलर्स आपको नजर आएंगे, ये कलर्स जो है वो, ये जो आपको कलर्स नजर आ रहे होते हैं इसको हम कहते हैं बैंड ऑफ, जो कलर्स है इसको हम कह रहे होते हैं स्पेक्ट्रम। हमने जैसे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पढ़ी थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एक लाइन होती है तो लाइन है, बहुत सारी लाइन मिल जाती है तो बैंड हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि सपोज करें अगर हमारे पास ये एक लाइन है तो ये तो लाइन है, और अगर बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज लाइंस होती हैं जी, काफ़ी ऐसी क्लोज क्लोज लाइन बना दूं मैं, तो फिर ये जो कहलाएगा इसको हम कह रहे होते हैं बैंड। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हो रहा है जी, एक कलर नहीं आ रहा है आपके पास, मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं और सारे आपस में मिक्स हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे बैंड्स ऑफ कलर। सो ये जो बैंड ऑफ कलर आपको हासिल हो रहा है, एक कलर से ज्यादा कलर है आपस में मिक्स हुए में, इस बैंड ऑफ कलर को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, एक मिनट रुकते हैं जरा। ठीक है, तो ये तो कहलाता है जी स्पेक्ट्रम। ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स जो हैं, मुख्तलिफ कलर्स होंगे, उनका एक मिक्सचर सा हो, यानी कि उनका मिक्सचर से मतलब मिक्स नहीं कर दिएगा, मुख्तलिफ कलर हैं जी एक के बाद दूसरा, इसको आप कह रहे होते हैं स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम होता है जी 3 किस्म का होता है। वैसे मैं यार जब 3 बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों को आप लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम में देखें तो 2 टाइप होती है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन तीनों को जरा जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। अब ये जो हमारे पास अभी जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को गुजारा, ये जो हमारे पास बैंड ऑफ कलर आ रहा है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कलर्स हैं आपस में ये कंटिन्यूअस होते हैं, इनके बीच में कोई लाइन, कोई गैप नहीं होता। यहाँ पर देखें जी आपको इस डायग्राम में, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये वाला ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये आप देखें जी, ये पहली जो आपको कलर नजर आ रहा है ना, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ये जो है वो वायलेट है, फिर ये वाला कलर जो है वो इंडिगो है, फिर ये है ब्लू, फिर ये है ग्रीन, फिर ये है येलो, फिर ये थोड़ा येलो के बाद है ऑरेंज, और फिर ये रेड है। सारे आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, और इन सारे कलर्स के बीच में देख लीजिए कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है ये सारे कलर, तो इसको आप कहते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट से हासिल होता है, या आप जो बल्ब वगैरह की जो रोशनी होती है उससे ही हासिल होता है। उसके बाद इमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम्स को देखें, आपको लाइंस नजर आ रही होती है, दोनों को देख लें जी, इमिशन स्पेक्ट्रम को देख लें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देख लें, आपको लाइंस नजर आएंगी।
बस फर्क क्या है जी, ऊपर जो लाइन है वो कलरफुल लाइंस है, जबकि नीचे जो लाइंस है वो ब्लैक लाइंस है। ये क्या होता है, अगर आप एक गैस ले जी, एक ट्यूब में गैस ले लें, सपोज करें ये हमारे पास गैस है और इसको हम हीट करें जी, यहाँ से हम हीट करेंगे तो इसमें से लाइट इमिट होती है। जब ये लाइट इमिट होगी, इसको आप एक प्रिज्म में से गुजारेंगे तो प्रिज्म इसका स्पेक्ट्रम बनाएगा। ये जो स्पेक्ट्रम आएगा इसको हम कह रहे होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ये वाला इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन क्यों, क्योंकि इमिशन यहाँ पे देखें ना, लाइट इमिट हो रही है, लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है, इसलिए हम इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रम की खास बात ये होती है कि ब्लैक बैकग्राउंड होता है जी, ये सारा ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है जी, ये सारा आपका ब्लैक बैकग्राउंड होगा और इसमें आपको बस चंद कलर्स की लाइट नजर आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक ऐसे ब्लू लाइट नजर आ जाएगी, इसी तरह जो है वो आपको नीचे एक रेड लाइट नजर आ जाएगी, चंद लाइंस नजर आएंगी आपको कलर्स की। ठीक है जी, ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है जी, ये देखें इमिशन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बैकग्राउंड है और बस चंद लाइंस हमारे पास हैं कलर्स की, इसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है जी, अगर आप एक ट्यूब में गैस लें और आप इस पे व्हाइट लाइट पास करवाएं, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को जब आप पास कराएंगे तो आपकी गैस इस व्हाइट लाइट में से चंद कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, चंद कंपोनेंट्स आपके रह जाएंगे और निकलना शुरू हो जाएंगे। अब इन लाइट को जो आपके गैस में सब आ रही है, इसको अगर आप लेते हैं जी और इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उस स्पेक्ट्रम को आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट ने कुछ, ये जो गैस है इसने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करा हुआ है। ठीक है, सपोज करें यहाँ से आपके पास 5 आ रही है जी, तो यहाँ से सिर्फ 3 पास आउट हो रही है, कुछ लाइंस को, कुछ लाइट को आपकी गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए आप इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये किस तरह का बनता है जी, इसमें आपके पास वही कलरफुल बैकग्राउंड होगा जो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड है। यानी आपके पास जो बैकग्राउंड होगा वो वही होगा जी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देख लें जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बैकग्राउंड को देखने सिमिलर है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह का बैकग्राउंड होगा, लेकिन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह बगैर लाइंस वाला नहीं होगा, बल्कि आपको जगह जगह कुछ वक्फे पर कुछ ब्लैक लाइंस आपको नजर आएंगी। ये देख लीजिए इस डायग्राम, ये ब्लैक लाइन आ रही है, ये ब्लैक लाइन आ रही है, ये ब्लैक लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो ये स्पेक्ट्रम से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको रिपीट कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पेक्ट्रम पे हमारी इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्यों हम इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं जी फिजिक्स में, स्पेक्ट्रम में ऐसा क्या है कि हमें जो है वो इसमें दिलचस्पी हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि हर एटम का, कंटिन्यूअस को तो छोड़ दें क्योंकि कंटिन्यूअस सिर्फ वाइट लाइट और जो आपकी सूरज की रोशनी होती है उन पर होता है, तो इसको तो कंटिन्यूअस को तो छोड़ दें, इसको देखेंगे जी इन दो को, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। ये हमारे पास दुनिया में जितने भी एटम्स हैं सबका, हर एटम का जब आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ही आएगा हमेशा। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑक्सीजन गैस का स्पेक्ट्रम बनाते हो, फॉर एग्जांपल ये आता है जी, ये जो हमारे पास डायग्राम है, सपोज कर लें जी ये ऑक्सीजन गैस का स्पेक्ट्रम है। यानी अगर मैं ऑक्सीजन गैस को एक ट्यूब में ले लूं और इसको हीट करूं, इसमें से लाइट निकलेगी, उसको मैं प्रिज्म में से गुजारूं, स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो ये वाला बन रहा है। ये जो डायग्राम मैंने ली है, सपोज कर रहा हूँ, कन्फर्म है ये, यानी कि सपोज ले रहे हैं हम ये। तो अब अगर हम ऑक्सीजन गैस का इमिशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इसको गर्म करके इसमें से जो लाइट इमिट हो उसको प्रिज्म में से गुजारें, ये स्पेक्ट्रम बन रहा है सपोज करें। ब्लैक बैकग्राउंड जिसके अंदर आपके पास एक इंडिगो लाइन है, एक ब्लू लाइन है, एक ग्रीन कलर की लाइन है और एक रेड लाइन है, वक्फा भी नोट कर लिएगा। अब इस ऑक्सीजन गैस का जब कभी भी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, जिधर भी आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे हमेशा यही स्पेक्ट्रम बनेगा। यानी अगर आप अमेरिका में बैठ के बनाए, आप पाकिस्तान में बैठ के बनाए, आप इंडिया में बैठ के बनाए, आप सुबह बनाए, आप रात में बनाए, जब भी आप ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम बनाओगे इट इज स्पेसिफिक, हमेशा यही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन गैस का स्पेक्ट्रम इमिशन के बजाय, ये तो इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, मैं इमिशन के बजाय इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाता हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि मैंने इस ऑक्सीजन गैस को लिया, इसमें से व्हाइट लाइट को पास आउट किया, जो रिमेनिंग लाइट है उसको जो है मैंने प्रिज्म में से गुजारा, तो वो ऐसा बनेगा जी, बिल्कुल इमिशन स्पेक्ट्रम का अपोजिट कह लो, जिद कह लो। ये दोनों जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बने सब डायग्राम में, ये दोनों सेम एलिमेंट के। देखो जहां जहां कलर लाइंस है ना इस इमिशन स्पेक्ट्रम में, आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें वहीं से ब्लैक लाइन आई हुई है,
देख रहे पैटर्न नजर आ रहा है आपको? देखो यहाँ पर रेड लाइन है जब इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करते हैं यहाँ से वो लाइन मिसिंग है। अगर यहाँ देखें आप ग्रीन लाइन है तो यहाँ पे वो लाइन मिसिंग है, सेम आ रहा है। यानी अगर ये लाइन उठा के नीचे लगा दें आप तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। एक पर्टिकुलर हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक होता है, इससे हम एटम्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैंने जैसे एग्जांपल दी है कि ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास ड्रॉ हुआ है, लेट सपोज ये ऑक्सीजन का है। अब आपसे आपको एक गैस दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि जी आइडेंटिफाई करो ये गैस कौन सी है। आप क्या करें, आप उसका स्पेक्ट्रम बनाएं। अब जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं, सपोज करें ये वाला स्पेक्ट्रम बन रहा है, अब आपने देखा ये तो और है, ये स्पेक्ट्रम तो ऑक्सीजन का होता है, आप आइडेंटिफाई कर गए कि ये ऑक्सीजन गैस है। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक होता है। तो जब कभी भी हमें एक एटम को आइडेंटिफाई करना होता है हम उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब हम जब ने स्पेक्ट्रम बना लिया, अब हम उस स्पेक्ट्रम को मैच करके देखेंगे। जिस एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से उसका मैच हो रहा होगा हम समझ जाएंगे कि इस गैस के अंदर वो वाला एलिमेंट मौजूद है। और अगर इमिशन बनाए एब्जॉर्प्शन बनाए, बात तो एक ही है, आपको बता चुका हूँ। इमिशन में जहां जहां लाइंस आपको मिल रही होंगी, एब्जॉर्प्शन में वहां वहां से लाइन गायब होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया स्पेक्ट्रम, और ये मैंने आपको बता दिया इसका फायदा क्या है। अब जब इसका ये फायदा है तो फिर उसके बाद आगे फर्दर बात करते हैं। अब स्पेक्ट्रम का रीजन पता करना था जी कि ये एटम ऐसा स्पेसिफिक बिहेवियर क्यों कर रहा है। क्यों हम एक गैस को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं जी, उसको हीट करते हैं, उसमें से लाइट क्यों निकलती है। फिर वो लाइट जब प्रिज्म में से फॉल होती है तो सिर्फ यही लाइंस क्यों आ रही है, क्या है जी। साफ लग रहा है जी, जब हमने ये पता करा कि हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक होता है तो इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम का ताल्लुक एटम के स्ट्रक्चर से हुआ। क्योंकि हर एलिमेंट का, हर एटम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा। सो ये तो आइडिया हो गया कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसका ताल्लुक एटम के स्ट्रक्चर से होता है। ठीक है, तो फिर इसकी वजह थी, वजह मालूम करनी थी। लोग चाह रहे थे कि यार क्या वजह है कि हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, क्यों ब्लैक लाइंस क्यों कलरफुल लाइंस आ रही है या ब्लैक लाइंस आ रही है। तो इसको पहले बहुत से तरीकों से कोशिश की गई एक्सप्लेन करने की, लेकिन जो फर्स्ट बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हमारे सामने पेश हुई है वो बोहर मॉडल से ही हुई है। वही बोहर मॉडल जो हमने पढ़ा है ना इस चैप्टर में, वही मॉडल बड़े बेहतरीन तरीके से आपको स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर देता है कि ये स्पेक्ट्रम क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन करते हैं, स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं जी बोहर का रीजन के एतबार से हम देखेंगे कि अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसको रिपीट भी किया था, ये रहा देखें। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खाली लाइट नहीं है बल्कि तकरीबन 7 जो है वो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाती है, जिनमें सबसे एक होती है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर ये सारी विजिबल लाइट है, फिर अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। और ये जो विजिबल लाइट है इसमें भी छोटी छोटी 7 रेडिएशन है, रेड ऑरेंज सॉरी येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। और ये तरतीब किस तरतीब से लिखी हुई है जी, फ्रीक्वेंसी की तरतीब से। यहाँ जो वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ जो वेव्स इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इट मीन्स कि यूं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के एतबार से बोले तो हम कहेंगे रेडियो वेव की सबसे कम होती है, थोड़ी सी उससे ज्यादा माइक्रोवेव की है, उससे ज्यादा इंफ्रारेड की है। फिर इनमें रेड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, ऑरेंज की थोड़ी ज्यादा, येलो की ज्यादा, ग्रीन की ज्यादा, ब्लू की और ज्यादा, इंडिगो की और ज्यादा, वायलेट की और ज्यादा। फिर वायलेट से ज्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट की, अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा होती है एक्सरे की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है गामा रेडिएशन की। तो ये फ्रीक्वेंसी के एतबार से हमने जो है ना इनका एक स्केल बनाया हुआ है। ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अभी हम जो स्पेक्ट्रम देख रहे हैं वो खाली ये लाइंस ही आ रही है ना, यही कलर तो आ रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वजह क्या है, सिर्फ यही कलर क्यों आ रहा है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, ये सब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें नजर ही आता है पूरे स्पेक्ट्रम में ये जो खाली विजिबल लाइट है हमारी आंख सिर्फ इनको देख सकती है। इस वक्त नीचे एलिमेंट्स हो सकता है इससे आगे या पीछे की फ्रीक्वेंसी का भी स्पेक्ट्रम बना रहे हो सकता है कि आपके इस स्पेक्ट्रम में यहाँ पर इस तरफ भी कुछ लाइन आ रही है। रेड के इस तरफ कौन सी होंगी जी, वही होगी इंफ्रारेड। ठीक है जी, उल्टा हुआ है यहाँ पे, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो। ठीक है, और इस तरफ कौन सी होंगी जी, स्पेक्ट्रम के इस तरफ होंगे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट। तो इस तरफ भी हो सकता है कुछ लाइंस बन रही हो, इस तरफ भी हो सकता है कुछ लाइंस बन रही हो, बट वी कैन नॉट डिटेक्ट इट बिकॉज ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम देख नहीं सकते। पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि एक स्पेक्ट्रम जब बने तो सिर्फ आपकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ही स्पेक्ट्रम आपका जो है इन ही विजिबल रेडिएशंस के गिर्द घूमे, ऐसा नहीं है।
इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रीजन्स पे भी आपको लाइंस मिल सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन्स को भी लाइन मिल सकती हैं। आपकी आंख उनको नहीं देख सकती, फिल्म्स या फोटोग्राफिक फिल्म्स के जरिए हम उनको हासिल कर लेते हैं। तो अब मामला समझते हैं जी, मामला क्या है। देखिए मामला ये होता है, बोहर्स थ्योरी के मुताबिक आपके पास होता है जी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, इसको आप कह लेते हो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन है तो ये पहला शेल होगा। फिर आपके पास ये जो अपर अपर आपके पास एनर्जी लेवल है जी, थोड़े बड़े बड़े ऊपर वाले ले लेते हैं आप, जितने चाहे ले ले। अब जब आप एक दोनों केसेस के अंदर, आप पहले वाले इमिशन स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखें, आपने गर्म करा था गैस को। आप जब गर्म करते हैं तो आपने इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन दिया है जी, कितनी एनर्जी का, एच म्यू, इतनी एनर्जी का आपने इसको फोटोन दिया है। और क्या होगा जी, ये जम कर जाएगा। जम करके सपोज करें जी इस ऑर्बिट पे आ गया, नीचे से गायब हो गया, तो यहाँ से हमने गायब कर दिया इसको, और ये अब हमारे पास ऊपर ऑर्बिट में आ गया। ये तो एब्जॉर्प्शन हुई है, वो जो आप गैस गर्म कर रहे हो। अब गैस गर्म करने के बाद उसमें से रेडिएशन निकलेगी। अब क्या होता है जी मामला, अब आपके पास यहाँ जब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वक्त इसकी एनर्जी है हाई, ज्यादा एनर्जी रखता है ये, क्योंकि अपर और एनर्जी लेवल पर है। ठीक है ना, ये तो बोर्ड मॉडल ही हम पढ़ लें। तो हमारे इलेक्ट्रॉन ने जब ग्राउंड स्टेट में तो उसकी एनर्जी कम थी, उसको जब आपने एनर्जी दी उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, अब वो एक एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। इस वक्त एक्साइटेड स्टेट पे इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जंप मारकर किधर आता है। अब ये जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, नाउ इट विल जंप बैक। अब ये वापस जंप मारेगा, लेकिन अब वापस जंप मार के हो सकता है ये ग्राउंड स्टेट पे ना आए, हो सकता है ये ग्राउंड स्टेट पे ना आए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है जी ये दूसरे शेल पे रह जाए, हो सकता है तीसरे पे आ जाए, हो सकता है चौथे पे आ जाए। अब सपोज करें जी, हम यहाँ पे मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज लेते हैं जी, सपोज करें ये वाला ऑर्बिट जंप मार के ग्राउंड स्टेट पे जब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो अब इस दौरान ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। रिमेम्बर हमारे पास पहले शेल के अंदर एनर्जी कम होती है, दूसरे शेल में थोड़ी ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, पांचवें में और ज्यादा। तो अगर ये आपका हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जंप मारकर ग्राउंड स्टेट पर आएगा, तो अब ये एक हाई एनर्जी वाला फोटोन रिलीज करेगा। अब जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी जी, इस कंडीशन में मैक्सिमम होगी। और जब हाई एनर्जी वाला फोटोन होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अब ये हाई ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन रिलीज करेगा, तो इसका मतलब है इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी। अब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फिर ये आपको जो है वो, अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की ही बात करें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी है, ये जो फोटोन रिलीज हुआ है ना जब ये पहले ऑर्बिट पे आया है, अब ये जी एक हाई एनर्जी फोटोन, इसका मतलब है अब इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब है, सपोज कर लेते हैं ये वायलेट होगा या इंडिगो होगा, ठीक है, इस तरफ कहीं होगा। इंडिगो कलर का फ्रीक्वेंसी, इंडिगो जो है, इंडिगो कलर आ रहा होगा आपके पास। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, ये देखे ना इंडिगो आया। अब देखिए आप थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, इस दौरान फिर दोबारा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब की बार जब ये जंप मारेगा तो लेट सपोज ये दूसरे ऑर्बिट पर आएगा। अब जब दूसरे ऑर्बिट पर आएगा तो अब ये थोड़ी कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज करेगा। अब जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी, थोड़ी सी लो होगी जी। लो एनर्जी होगी तो लो फ्रीक्वेंसी भी होगी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है अभी ये रिलीज हुआ था, अब क्या रिलीज हो जाएगा जी, अब ब्लू रिलीज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो ब्लू आएगा। दोबारा आपका इलेक्ट्रॉन जब मार देगा, ऊपर एनर्जी गेन करेगा, ऊपर चले जाएगा, फिर दोबारा सपोज करें जी अब वो तीसरे ऑर्बिट पर आएगा। अब जब तीसरे ऑर्बिट पे आएगा तो अब मजीद ज्यादा एनर्जी नहीं रिलीज करेगा, अब ये वो और थोड़ा सा फोटोन रिलीज करेगा जी। और फोटोन रिलीज का मतलब हुआ और ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी हो गई, और अब ब्लू से लो होती है हमारे पास ग्रीन, तो ग्रीन कलर का फोटोन आएगा। दैट इज वाई इस तरह ये कलर आ रहा है। इंडिगो का मतलब है, अब देखें जी इधर इस डायग्राम में देखते हैं,
फिर अभी मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे भी समझाता हूँ, हाइड्रोजन एटम पे भी। अब देखें यहाँ इंडिगो का मतलब है जी, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फोटोन रिलीज हुआ है वो अच्छी खासी एनर्जी वाला रिलीज हुआ है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी थी, हाई फ्रीक्वेंसी होती है जी इंडिगो की, लिहाजा इंडिगो आया। अब ये ब्लैक का मतलब है जी, इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन अब आपका एनर्जी गेन करके ऊपर जा रहा है, तो कोई लाइट इमिट नहीं हो रही होती, इसलिए ब्लैक आ रहा है। फिर उसके बाद ये ब्लू आया, क्योंकि तुब्बा आ रहा है ये जंप मार के, अब की बार ये पहले ऑर्बिट पे आया था, तो अब ये जरा दूसरे ऊपर वाले ऑर्बिट पे आएगा, तो अब थोड़ा कम एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी जो है, कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जहां जहां ब्लैक है, इसका मतलब है जी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन चल रही है। जहां पर आपको कलर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर इमिशन हुआ है जी फोटोन का। अब अगर आप देखते हो जी रेड, यानी कि इस तरफ मूव हो रहा है आपका स्पेक्ट्रम, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, रेड आ रहा है, या इंफ्रारेड रीजन्स में आ रही है जी, तो इसका मतलब है कम एनर्जी वाले फोटोन रिलीज हो रहा है। और अगर आप इस तरफ चले जाएं, ग्रीन को अगर हम टारगेट बना लें, तो अगर हम देखें रेड की तरह इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज हो रहा है, कम एनर्जी है, कम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखोगे, इस तरफ के तो जरा बड़े होंगे, तो जब वो हाई एनर्जी फोटोन रिलीज करेगा, उस हिसाब से जितना एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा, उस फोटोन की उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, और जो फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से एक पर्टिकुलर एंगल होगा, क्या नाम है, कलर। ये जी आपके पास स्पेक्ट्रम का मामला है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए मैं ये जो हाइड्रोजन की डायग्राम है, इसको जरा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर तो इसके बराबर में मैंने कचरा कर दिया। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन पर भी यही हुआ जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बात कर रहे हैं हम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन के साथ भी यही किया गया जी, यही मामला कुछ, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपको पता है जी सबसे सिंपल तरीन एटम होता है इसका। तो हाइड्रोजन के साथ भी ये किया गया, हाइड्रोजन को एक गैस, एक जार के अंदर ली गई थी हाइड्रोजन गैस, इसको हीट किया गया, इसमें से रेडिएशन निकली। अब उस रेडिएशन को जब प्रिज्म में से पास करी, तो हमारे पास जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम बना। अब इसका जो इमिशन स्पेक्ट्रम बना जी, मैं उधर बना देता हूँ पहले, ये स्क्रीन आ रही है सपोज करें। अब इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है हमारे पास, वो कुछ इस तरह का होता है जी। हमें बस यहाँ पे दो चार लाइन्स नजर आई, ऐसे दो चार लाइन्स नजर आई जी, बस क्लोज 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 क्लोज, बस ठीक है जी। ये हमें क्लोज क्लोज, क्योंकि ये नजर आ रही है, इसका मतलब है ये विजिबल लाइट ही होगी। अब कोई सा भी कलर ले लो उसको, तो अभी मैं कलर को तो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट वगैरह इन पर जाएंगे। तो जब हम हाइड्रोजन गैस का इमिशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उस लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो हमें क्या नजर आता है जी, हमें जो है वो एक विजिबल लाइंस, विजिबल रीजन में, यानी वो लाइटें नजर आ रही है जो हम देख सकते हैं। थोड़ा गैप हो सकता है जी, ये वाली सीरीज खिलाएगी हमारे पास बाल्मर सीरीज, ये वाली सीरीज। लेकिन फिर आगे आके बहुत से साइंटिस्ट थे, एक लेमान था, लेमान ने जब इस स्पेक्ट्रम को दोबारा बनाया, इस बार उसने ऐसी फिल्म ली जिसमें कि अल्ट्रा वायलेट रेज भी डिटेक्ट हो सकती हैं, तो उसको नजर आया जी अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी कुछ लाइट्स मौजूद है, कुछ लाइन्स आई हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी। उसके बाद फिर मजीद एक साइंटिस्ट थे पैस्चन, उन्होंने जब इसमें जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया, इस बार उन्होंने और अच्छा जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म लिया, तो उनको नजर आया जी कि कुछ लाइंस जो है वो विजिबल से पीछे, यानी इंफ्रा पे भी आई है, इंफ्रा रेड रीजन में भी कुछ लाइट आई है। अब जाहिर बात है ये वाली और ये वाली आपको नॉर्मली आंखों से नजर नहीं आएंगी, सिर्फ विजिबल नजर आएंगी, ये फिल्म के जरिए डिटेक्ट हो रहा है। फिर ब्रैकेट ने एक और सीरीज ढूंढी जी, वो इंफ्रारेड से भी पीछे थी, और पी फंड ने इससे भी पीछे एक सीरीज दी थी। तो ये 5 सीरीज हमारे पास नजर आई है स्पेक्ट्रम में। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमारे पास 5 सीरीज होती है। एक होती है जी विजिबल सीरीज, यानी कि वो लाइंस आपको नजर आ रही होती है, मैं इसको लंबाई में बना देता हूँ। ये है जी विजिबल, ये तो आपको नॉर्मल आंखों से नजर आती है जी, इसको डिटेक्ट किया था बाल्मर ने, लिहाजा इस सीरीज को हम कहेंगे बाल्मर सीरीज। उसके बाद एक आपको सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में नजर आई, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी, हाई फ्रीक्वेंसी है जी, विजिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसको डिटेक्ट किया था जी लेमन ने, लिहाजा लेमन सीरीज का नाम रखा गया। फिर एक सीरीज जो है वो विजिबल से थोड़ी सी पीछे नजर आई, ये भी लाइट हमें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में थी, और इसको डिस्कवर किया था पैस्चन ने, लिहाजा इस सीरीज को हम कहते हैं पैस्चन सीरीज। फिर इंफ्रा से भी पीछे एक और सीरीज डिटेक्ट की ब्रैकेट ने, और उसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। ये इंफ्रा से पीछे थी, इंफ्रा से पीछे वाले रीजन को हम फार इंफ्रारेड कहते हैं, एफ इंफ्रा लिख देता हूँ मैं। फिर इससे भी पीछे एक और सीरीज पकड़ी,
एक और सीरीज डिटेक्ट की किसने, पी फंड नाम के एक बंदा था, साइंटिस्ट था उसने, और इस सीरीज को हम कहते हैं पी फंड सीरीज। तो यूं टोटल 5 सीरीज आ गई। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। अब इसके रीजन को देख लेते हैं। इन लोगों ने, जिन्होंने इसकी सीरीज को डिस्कवर किया था, उन्होंने जो है बोर्ड सीरीज के स्पेक्ट्रम को भी बताया। मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर रीजन दे चुका हूँ कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो आपके पास सपोज करें शेल्स है, रीजन तो हम पहले ही बात कर चुके हैं जी, बस सिर्फ देखना है हो क्या रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपने इसको एनर्जी दी है जी, वो किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिट पे चला गया, 4 5 डिपेंड करता है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब बस यहाँ पर वो जब मारेगा जी, बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो हाई एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा। जब मार के अगर वो दूसरे ऑर्बिट पे आ रहा है तो थोड़ा सा कम वाला फोटोन रिलीज होगा। जब मार के थोड़ा सा तीसरे वाले पे आ रहा है तो और कम, वगैरह वगैरह। तो यहाँ अंदाजा लगा सकते हो, बिल्कुल पहले ऑर्बिट पे आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन वाला, यानी लेमान सीरीज होगी। इसमें थोड़ी सी कम होगी तो ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है, और ऊपर करते जाए तो वही देख लें जिस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। लेमान सीरीज के अंदर क्या होता है जी, लेमान सीरीज में आपके पास जो ऑर्बिट है, उस जो इलेक्ट्रॉन है, उसका इनिशियल ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है जी, डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जंप मार। वो चौथे पे भी हो सकता है, वो सातवें, आठवें, 10वें, 9वें, किसी पे भी हो सकता है। हाँ, अगर वहां से वो सारी एनर्जी रिलीज कर देगा, जितनी एनर्जी उसने गेन की है सारी की सारी रिलीज कर देगा, तो वो बिल्कुल अपनी ग्राउंड स्टेट शेल नंबर 1 में आ जाएगा। ये है n = 1, 1 में आ जाएगा जी। और इस दौरान जो उसने फोटोन रिलीज करना है, उसमें अच्छी खासी एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन होगा, तो वो किसका होगा, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन का होगा। ये कहलाती है सेलेमान सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से आपके पास पहले ऑर्बिट में आ रहा है। बालमर सीरीज में क्या होता है जी, किसी भी ऑर्बिट से दूसरे में आ रहा होता है। पैस्चन में किसी भी ऑर्बिट से तीसरे पे आता है, किसी भी ऑर्बिट से चौथे पे आ रहा है तो वो ब्रैकेट सीरीज है, पांचवे पे आ रहा है तो वो पी फंड है। ठीक है, तो ये सारा रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए हम इसको जल्दी हमने इसको देख लिया। तो अब सीरीज देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। एक सीरीज है लाइमन, लाइमन सीरीज है। उसके बाद है बाल्मर सीरीज हमारे पास दूसरी। फिर तीसरी सीरीज हमारे पास है पैस्चन सीरीज। चौथी सीरीज हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज। और पांचवी सीरीज हमारे पास है पी फंड। ठीक है जी। उसके बाद लाइमन सीरीज में हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन पर था बैंड। बाल्मर के अंदर हमारे पास विजिबल रीजन में है, ये आपको नजर भी आ रहा है। इंफ्रारेड पर है जी, पैशन सीरीज इंफ्रारेड जोन में होती है, ये नजर नहीं आएगी। ये और ज्यादा पीछे फार इंफ्रारेड पर है, और ये भी फार इंफ्रारेड पर है। इनमें मामला क्या है जी, लाइमन सीरीज में हमने देखा जी, किसी भी ऑर्बिट से, अब जो जहां से ये जंप करता है उसको हम कहते हैं इनिशियल ऑर्बिट, जहां पर जंप आता है उसको आप फाइनल कहते हैं। रिमेंबर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मार के नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो आप कहोगे ये है इनिशियल ऑर्बिट, ये है जी फाइनल ऑर्बिट। ठीक है जी। तो हमारे पास लाइमन सीरीज में फाइनल ऑर्बिट होता है 1, यानी हमेशा वो जंप मार के पहले इलेक्ट्रॉन में आएगा। इनिशियल कुछ भी हो सकता है, इनिशियल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सो ऑन। बाल्मर सीरीज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल में आता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन, फाइनल जो शेल है उसका दूसरा हो जाएगा। और कहाँ से आ रहा होगा, जाहिर बात है दूसरे से ऊपर। तो दूसरे से ऊपर क्या हो सकता है जी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। फिर इंफ्रारेड या पैस्चन सीरीज हमें कब मिलती है जी, जब आपका इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल पर आएगा, जब मार के तीसरे शेल पे आएगा, फाइनल ऑर्बिट तीसरा होगा। इनिशियल ऑर्बिट जो है वो या तो चौथे से तीसरे पे आ रहा है, या पांचवे से तीसरे पे आ रहा है, या छठे से तीसरे पे आ रहा है। सिमिलरली ब्रैकेट में हमारे पास NF जो होता है वो 4 होता है, और NI जो है वो आपके पास 5 6 7 एंड सो ऑन। पी फंड पर आपके पास NF जो है वो 5 होता है, जबकि NI जो है वो 6 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 एंड सो ऑन। इससे ज्यादा की हमें सीरीज हाइड्रोजन एटम में नहीं मिली, बस से हमें अब तक 5 सीरीज मिली है। तो अगर आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जी कि लेमन सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ है वो क्या है जी, तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, हमने बोर्ड थ्योरी में डिफाइन किया था जी, 1/λ = RH, 1/NF², एक सेकंड, हाँ, 1/NF² -1/NI²। ये है जी फॉर्मूला। अब इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट तो फिक्स होता है 1.097 × 10⁻⁷, बस सीरीज के हिसाब से अगर आपने
NF और NI रखना है, ठीक है जी। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि लाइमन सीरीज में हमारे पास किसी भी सीरीज को ले लो, एक लाइन नहीं आ रही है, 3-4 किस्म की लाइन आ रही है, देखो 3-4। तो अब इन सब में जैसे विजिबल के अंदर हमारे पास सब में NF2 जो है वो है, फाइनल ऑर्बिट जो है वो 2 है। हाँ, इनिशियल ऑर्बिट अगर 3 है तो एक लाइन होगी, 4 है तो दूसरी लाइन बन रही है, 5 है तो थर्ड लाइन बन रही है, इस हिसाब से 3-4 लाइन बन रही है। ये आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो ये हो गया जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बात करी है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है जी लेजर। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।